हेलो एवरीवन। सो एक्चुअली हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर सीरीज में बात करने वाले हैं आज अबाउट द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम कहते हैं लोक प्रशासन का क्षेत्र। सो बेसिकली इस लोक प्रशासन के क्षेत्र पर जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें एक्चुअली हमारे पास में नंबर ऑफ एक्चुअली टॉपिक्स पर हमारा डिस्कशन होने वाला है। सो देखिएगा जरा। सो बेसिकली जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो एक्चुअली ये है क्या, ओके स्पेशली इसमें किस टाइप के अगर हम कहें तो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक्चुअली मैं आपसे बोलना चाहूंगा काइंडली ओके वेलकम यू ऑल इजीली एग्जाम क्रैक। सो इजीली एग्जाम क्रैक पर स्वागत है आप सब लोगों का। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और एक्चुअली लाइक कर लीजिएगा इस वीडियो को, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। सो चलते हैं अपन आगे और एक्चुअली डिस्कस करना शुरू करते हैं अबाउट द पर्टिकुलर ओके स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन का ओके क्षेत्र। सो स्पेशली यहां पर बात करने से पहले हम शुरुआत कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के साथ में। सो अगर हम बात करते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन का क्षेत्र, सो स्पेशली इस लोक प्रशासन के क्षेत्र को देखने के हमारे दो नजरिए होते हैं, यानी कि वी हैव द टू व्यूज टू लुक इनटू द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जनरली इसे हम कहते हैं द पोस्ट कॉर्ब व्यू, और दूसरा हम कहते हैं इसे सब्जेक्ट मैटर व्यू, मतलब पोस्ट कॉर्ब का दृष्टिकोण और विषय सामग्री का दृष्टिकोण। बात कुल मिलाकर के यह आती है कि आखिर हम स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे क्या, लोक प्रशासन के क्षेत्र का तात्पर्य क्या है, इसमें हमें अध्ययन क्या करना है। तो मैं आपको बता देता हूं द वर्ड स्कोप मींस व्हाट, यानी कि यहां पर क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है। द वर्ड स्कोप मींस एक्चुअली एक्सटेंट ऑफ द लिमिट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब यहां पर इस विषय के सीमाओं का अगर हम कहें तो विस्तार, कहां कहां तक लोक प्रशासन का क्षेत्र यहां पर अगर हम कहें तो विषय क्षेत्र फैला हुआ है, कहां कहां तक लोक प्रशासन की पहुंच है, कौन कौन से ऐसे विषय सामग्री हैं जिन्हें हम यहां लोक प्रशासन के अध्ययन के अंतर्गत शामिल करते हैं, इस पर हमारी बात होने वाली है, जिसे हम स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से पुकारते हैं। जिसमें यहां पर हमारे पास में बात होती है कि बेसिकली इस प्रकार के लोक प्रशासन के क्षेत्र को देखने के दो दृष्टिकोण हमारे पास में, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक है पोस्ट कॉर्ब का दृष्टिकोण या पोस्ट कॉर्ब व्यू, और दूसरा हमारे पास में आता है सब्जेक्ट मैटर व्यू या सब यहां पर विषय सामग्री का दृष्टिकोण। सो एक एक करके हम दोनों पर ही बात कर लेते हैं और एक्चुअली इसको काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एक्चुअली वीडियो आपको कैसा लगा, और एक्चुअली अगर आपको कोई डाउट्स कंफ्यूजन है तो वो भी आप यहां पर लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो एक्चुअली उस पर भी हम एक्चुअली वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे, वो सारे डाउट्स भी आपको क्लियर कराए जाएंगे। सो ग्रेट, बहुत बढ़िया। शुरुआत करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे पास, हम बात करेंगे अबाउट द पोस्ट कॉर्ब व्यू यानी कि पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण को लेकर के। सो पोस्ट कॉर्ब यानी कि शब्दावली की बात करते हैं, यानी कि टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो सुनकर के बड़ा अगर कह सकते हैं कि अजीब व गरीब लगता है। पोस्ट कॉर्ब व्हाट इज दिस, यानी कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं, द वर्ड पोस्ट कॉर्ब इज नॉट एक्चुअली इन एन डिक्शनरी, यानी कि किसी प्रकार के डिक्शनरी में यह कोई शब्द नहीं है। वास्तव में यह पोस्ट कॉर्ब शब्द जो है यह एक महानुभव के द्वारा गढ़ा गया है, और स्पेशली जिसमें यूज की जाने वाले हर एक शब्द का, यानी कि हर एक अगर हम कहें तो अक्षर का, हर एक अल्फाबेट का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है, यानी कि शब्द है या फिर उसका अर्थ हमें देखने को मिलता है। कैसे है, लेट्स सी हियर। रनिंग मैटर को थोड़ा सा देखते हैं और उसको समझते भी जाते हैं। सो दिस व्यू of the scope of public administration was advocated by लूथर गुलिक। सो बेसिकली तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है जिन्होंने इस अगर हम कहें तो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण का विशेष रूप से ओके समर्थन किया है और इसे प्रस्तुत किया है, यह है लूथर गुलिक। सो ही बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्टेड ऑफ द 7 एलिमेंट्स, यानी कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के दृष्टिकोण की वकालत लूथर गुलिक ने की थी, और उनका मानना था कि प्रशासन में 7 तत्व होते हैं। ओके क्या है, प्रशासन में 7 तत्व माने जाते हैं। सो 7 तत्व मतलब क्या हुआ, सो बेसिकली यहां पर कहते हैं कि व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन डू, आखिर प्रशासन करता क्या है। सो लूथर गुलिक ने आइडेंटिफाई किया, इसकी पहचान की, और उन्होंने बताया कि प्रशासन के द्वारा 7 यानी कि 7 अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर फंक्शंस, अगर ये 7 प्रकार के कार्य क्या हैं, जब इनसे पूछा गया तो यहां पर देखिएगा। सो ही समड अप ओके दिस एलिमेंट्स इन द एक्रोनिम post corp, in which each letter has implies a specific element of the functions or the administration। इन्होंने इन तत्वों को संक्षेप में पोस्ट कॉर्ब में संक्षेपित किया, और इन्हीं में से प्रत्येक अक्षर प्रशासन के एक तत्व को या प्रशासन के एक कार्य को दर्शाता है। इज इट क्लियर? तो ये क्या कार्य हैं, तो हर एक अगर हम कहें तो हमारे पास में अल्फाबेट, हर एक अक्षर का यहां पर स्पेसिफिक यहां पर क्या है, मीनिंग यानी कि शब्दावली का एक अर्थ है। क्या अर्थ है, सो लेट्स सी हियर, यहां पर बात कर लेते हैं। जहां पर हम बात करते हैं पी स्टैंड्स फॉर द प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना।
नेक्स्ट ओ स्टैंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठित करना। नेक्स्ट एस स्टैंड्स फॉर द स्टाफिंग मतलब स्टाफिंग करना। नेक्स्ट डायरेक्टिंग यानी कि निर्देश देना। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय करना। और फाइनली हमारे पास में आता है रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्टिंग करना और बजटिंग मतलब बजट बनाना। सो ये क्या है? दिस आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ द 7 फंक्शंस परफॉर्म बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले ये 7 कार्य हैं। कभी अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, कहा जाए कि एक सिविल सर्वेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन और द गवर्नमेंट डू व्हाट, एक सिविल सेवक एक संगठन में क्या काम करता है, तो यू कैन इजीली से he perform the 7 types of the functions। वास्तव में इसके द्वारा 7 प्रकार के कार्य किए जाते हैं और कौन से हैं? पोस्ट, कॉर, बाबा, एक्चुअली इसको समझा सकते हो। सो इस तरीके से हमारे पास में बात आती है। सो वन बाय वन एक्चुअली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन देम, यानी कि एक एक करके इन सबको बात कर लेते हैं कि आखिर क्या बात है, ये क्या बात हो रही है। सो पोस्ट कार्य की बात करते हैं तो बेसिकली दीस आर द फंक्शंस एज आई एक्सप्लेन। मैंने कहा कि कार्य हैं जिसमें सबसे पहला कार्य जो है प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। योजना का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। सामान्यतः हम प्लानिंग या योजना को परिभाषित करते हैं, कहते हैं बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज द प्लानिंग। उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग करने को ही योजना कहा जाता है। सो सबसे पहले अगर हम कहें तो किसी भी जब कार्य को आपको करना होता है, व्हेनेवर एक्चुअली यू लाइकली टू डू एनी ऑफ द फंक्शन, तो सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो आपकी योजना से ही होती है। इसका मतलब आपके पास में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग की एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। It means you create a kind of the framework of best available resources or their utilization। और इसके तरीके से एक्चुअली हमारे पास में प्लानिंग होती है। प्लानिंग कर लेने के बाद में हम सेकंड स्टेप पे आते हैं यानी कि दूसरा चरण, दैट इज व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठित करना। सो जो आपने योजना बनाई है उस योजना के अनुसार आपका संगठन कैसा होगा? क्या एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाहिए? क्या इसमें टेक्नीशियंस चाहिए? क्या अगर हम कहें तो इसमें मैनेजर चाहिए, तो मैनेजर किस टाइप के और किस लेवल के चाहिए आपको? क्या यहां पर डिजाइन मैनेजर चाहिए, या फिर अगर हम कहें तो प्लानिंग मैनेजर चाहिए, या फिर अगर हम कहें तो कोऑर्डिनेटिंग मैनेजर चाहिए, या अगर हम कहें तो क्या इसमें एक्चुअली क्लेरिकल ऑफिसर्स होगा? क्या यहां पर मैनुअल वर्कर होंगे यानी कि मानवीय क्रियाकलाप करने वाले व्यक्ति? सो इस तरीके से टॉप टू बॉटम एक्चुअली आप क्या करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं आपके योजना के अनुसार, आपके प्लान के अनुसार एक सांगठनिक संरचना को तैयार कर लेते हैं। आफ्टर डूइंग द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपके संगठित कर देने के बाद में ओके, जिस तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया है उसी के हिसाब से आप करते हैं तीसरे चरण का स्टाफिंग। स्टाफिंग करने का मतलब बड़ा सिंपल है। बेसिकली क्या करना होता है? यहां पर जो भी पोस्ट, जितने भी प्रकार के पद और जितने भी प्रकार के व्यक्ति सांगठनिक संरचना में यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपने डिसाइड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग यू डू द स्टाफिंग। उसके अनुसार आप स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग करने का मतलब एक्चुअली यू डू द रिक्रूटमेंट यानी कि आप भर्ती करने का काम करोगे। ओके, नेक्स्ट यू लेट देम अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप उनको संगठन के उद्देश्य बताओगे। और साथ ही साथ एक्चुअली यू जस्ट ओरिएंट देम एंड मेक जस्ट गिव देम द ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट द ओके एक्सपेक्टेशंस यू हैव फॉर योर प्लानिंग, यानी कि आपकी योजना की जो अपेक्षाएं हैं उनके अनुकूल उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। सो ये क्या है? दैट ऑल द एक्टिविटीज आर कवर इनटू द स्टाफिंग एक्टिविटीज। दैट्स गुड, सो ग्रेट। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में मिलता है आपको फोर्थ स्टेप यानी कि चौथा चरण, दैट इज वी कॉल डायरेक्टिंग यानी कि निर्देश देना। ओके, डायरेक्टिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक प्रकार से कहें तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो संगठन में होती है। वी गिव द डायरेक्शंस मतलब हमारे पास में जो दिशा निर्देश हम प्रदान करते हैं, जो निर्देश हम देते हैं वो एक्चुअली हमारी योजना के अनुकूल होता है, ताकि हमने जो उद्देश्य यहां पर रखे हैं, निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए हम प्रत्येक प्रकार के मानव और संसाधनों का सही उपयोग कर सकें। We can properly use to the main and material of organization in course of achieving the goal set under the planning। और इसी के अनुसार हमारे पास में हम डायरेक्शंस यानी कि निर्देश देना शुरू करते हैं। क्या बात है। यहां से अगर हम आगे चलते हैं तो आफ्टर द नेक्स्ट वी कॉल्ड एज द CO, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वय करना। सो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की यदि बात करें तो एक संगठन में कई प्रकार के हमारे पास में डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि एक संगठन में कई प्रकार के विभाग। ओके, और मैं अगर कहूं तो हर प्रकार का जो विभाग है वो क्या करता है? अपना एक स्पेसिफिक ड्यूटी या फिर एक विशेष प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करता है, एक विशेष प्रकार का काम करता है, और इसी के कारण से ये आपस में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होता है? सो बेसिकली जब तक एक डिपार्टमेंट अपना काम पूरा नहीं करेगा तब तक अगर हम कहें तो दूसरा डिपार्टमेंट काम प्रारंभ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट इसके दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इनपुट का काम करता है, और जब इनपुट आ गया है तो फिर डिपार्टमेंट दूसरा काम करेगा और इस डिपार्टमेंट का आउटपुट अगले डिपार्टमेंट के लिए इनपुट का काम करेगा, और इस डिपार्टमेंट का आउटपुट अगले डिपार्टमेंट के लिए इनपुट का काम करेगा, जो अंततः हमारे पास में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला है।
इंपॉर्टेंट बहुत सिंपल है कि दरअसल अगर मैं इसको कुछ उस थोड़े से उल्टे तरीके से बात करूं तो सिंपल सी बात है, जब तक डी काम नहीं करेगा यानी कि पहला वाला डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा दूसरे वाले का काम करना संभव नहीं है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सभी प्रकार के जो डिपार्टमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं जितने भी प्रकार के आपके पास में विभाग आपके संगठन में हैं, आपको उनके बीच में एक तालमेल बिठाना होता है, यानी कि एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स चाहिए जिसे हम कहते हैं समन्वय करना, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डूइंग द कोऑर्डिनेशन फाइनली एट द एंड एक्चुअली वी डू द आर दैट इज रिपोर्टिंग, यानी कि हम रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग करने का मतलब हर एक चरण में, स्पेशली ध्यान रखिएगा, ऑन एवरी स्टेप व्हाट एवर द एक्शन यू टेक, यानी कि हर एक चरण में जो भी कार्यवाही आप कर रहे हो इट इज प्रॉपरली रिटन ऑफ, इसको सही तरीके से लिख लिया जाए, रिकॉर्ड की तरह इसको अपने पास में संजोए रखा जाए। सो बेनिफिट क्या होता है भाई रिकॉर्डिंग करने से, रिपोर्टिंग करने से क्या मतलब है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास में होता है कि दैट वर्क्स लाइक अ फ्यूचर एक्सपीरियंस, यानी कि आगे आने वाले भविष्य में अनुभव की तरह काम करता है। मतलब क्या हुआ कि बेसिकली दैट वर्क्स लाइक एज एक्चुअली द पास्ट ओके फंक्शंस वी परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे संगठन में गत समय में जितने भी हमने क्रियाकलाप किए हैं ये वास्तव में इनका लेखा जोखा होता है, जो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट करता है। मतलब क्या है कि यही चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि कौन से प्रोग्राम्स प्लान्स आपके सक्सेसफुल रहे और कौन से अनसक्सेसफुल, यानी कि कौन से सफल और कौन से विफल। जो सफल रहे हैं आप उन्हें निरंतर जारी रखने सकते हैं और साथ ही साथ जो विफल हैं उन पर कार्य कर सकते हैं, विफलता का कारण क्या रहा। और इस तरीके से ये हमारे पास में हर एक प्रकार के क्रियाकलापों को करने का एक एनालिसिस प्रोवाइड करता है और इस तरीके से संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू डेवलपमेंट लेता है। एंड दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग, यानी कि काफी महत्वपूर्ण बात है। सो दैट इज व्हाट दैट इज वी कॉल्ड एज रिपोर्टिंग। फाइनली एट द एंड एक्चुअली वी कम टू द सेवंथ दैट वी कॉल्ड एज द बजटिंग, यानी कि बजट बनाना। कुछ महानुभाव हैं, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा, नाम तो सुना ही होगा, कौटिल्य, या फिर हम कहते हैं विष्णुगुप्त चाणक्य, ये किसी एक ही व्यक्ति का नाम है। इसके अलावा एक दूसरे व्यक्ति हैं, उनका नाम है लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज जैसे कि ब्रिटेन के एक समय में प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसे अगर हम कहें तो व्यक्तियों की बात करता हूं तो इन व्यक्तियों के बड़े ही महत्वपूर्ण बातें थी। इनका कहना बड़ा साफ था, विदाउट फाइनेंस देयर इज नो गवर्नमेंट। कहते हैं कि वित्त के बिना तो सरकार भी नहीं होती है। मतलब सरकार को प्रत्येक कदम को चलने के लिए वित्तीय स्रोत की आवश्यकता होती है, यानी कि फाइनेंशियल सोर्सेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और यही कारण है कि दरअसल अगर बजटिंग नहीं तो उपरोक्त चर्चा किए हुए 6 के 6 कार्य संभव ही नहीं। इज इट क्लियर? चलिए तो चलते हैं, एक्चुअली यहां से मैं आगे चलता हूं। जैसा मैंने आपको समझाया उसी को अगर हम कहें तो रनिंग मीटर में प्रॉपर्ली हम इसको समझ लेते हैं। ओके, कहीं भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप अपना कमेंट रखिएगा और एक्चुअली ये बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ एक्चुअली कहीं डाउट्स कंफ्यूजन है तो उसकी भी चर्चा कीजिएगा। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इजीली एग्जाम क्रैक, एक्चुअली हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है। आप इसको एक्चुअली इस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करके और आप एक्चुअली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हमारे पास में ऐसे ही फ्री सेशंस के काफी लिंक्स जो होते हैं वो हम शेयर करते जाते हैं, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी होते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और अभी तक भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, बेल आइकन को लगा करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं आगे, लीजिएगा प्लीज द नेक्स्ट एक्चुअली वी डिस्कस, यानी कि आगे बढ़ते चले जाते हैं। पोस्ट कॉर्प व्यू, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण पर ही हमारी चर्चा जारी रखेंगे। सो मैंने जैसे आपको कहा पी स्टैंड्स फॉर द प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग योजना बनाना, दैट इज वर्किंग आउट इन ब्रॉड आउटलाइन इन थिंग्स दैट नीड टू बी डन एंड द मेथड्स फॉर डूइंग देम टू अकम्प्लिश द पर्पस सेट फॉर द एंटरप्राइजेस। जो व्यापक रूप से उन चीजों की रूपरेखा तैयार करता है जिन्हें करने की आवश्यकता है और उद्यम के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्हें करने के तरीके को बताता है, जिसे आप लिखित रूप में सही रूप में लिख लेते हैं और जो योजना बनाई है आप उसके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। सिंपल। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ओ, इट इज ऑर्गेनाइजिंग। ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, संगठन का निर्माण करना। दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द अथॉरिटी थ्रू विच वर्क सब डिविजन आर अरेंज्ड, डिफाइंड, कोऑर्डिनेटेड फॉर द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? सुनिएगा, यह प्राधिकरण की औपचारिक संरचना की स्थापना है। प्राधिकरण का मतलब सत्ता, अधिकार, पदों की। ओके, एक औपचारिक संरचना है, अलग अलग प्रकार के कितने पद आपको चाहिए, किस पद पर क्या कर्तव्य होंगे, कौन क्या करने वाला है, इसके एक औपचारिक संरचना आपके पास में, जिसके माध्यम से परिभाषित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप कार्यों को उपविभागों में व्यवस्थित कर देते हैं और परिभाषित और समन्वित किया जा सकता है। और इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करना काफी महत्वपूर्ण बात होती है। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट सी हियर,
यहां आगे बात आती है हमारे पास में एस, दैट इज द स्टाफिंग। एस मतलब स्टाफिंग। क्या है स्टाफिंग? दैट इज द होल पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ, मेंटेनिंग द फेवरेबल कंडीशन ऑफ द वर्क। कर्मचारियों को संगठन के लाना, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, काम के अनुकूल परिस्थितियों को बनाए रखने का पूरा कार्मिक कार्य को ही स्टाफिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट वी कॉल्ड एज डी स्टैंड्स फॉर द डायरेक्टिंग, मतलब निर्देश प्रदान करना। दैट इज द कंटिन्यूअस टास्क ऑफ द मेकिंग डिसीजंस, एम्बॉडिंग देम इन द स्पेसिफिक एंड जनरल ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड सर्विंग एज द लीडर ऑफ द एंटरप्राइज। ओके, यह निर्णय लेने और उन्हें विशिष्ट और सामान्य आदेशों और निर्देशों में शामिल करने और उन्हें उद्यम के नेता के रूप में सेवा करने का निरंतर कार्य होता है। मतलब लगातार हम निर्देश प्रदान करते हैं। ये वो निर्देश होते हैं जो कि अगर हम कहें तो सामान्य सी बात है, प्रशासन के मस्तिष्क में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रेन में पूरा प्लान है। वो सारे एक्सपेक्टेशंस और सारी अगर हम कहें तो गोल या पर्पस इस प्लानिंग के अंदर शामिल हैं, जो कि जहां पर कह सकते हैं कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो प्रशासन है उसके मस्तिष्क में रखा हुआ है। और बेसिकली जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा स्टाफ है, एक्चुअली वहां पर ये एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इन्हें निर्देश देता है, इन्हें डायरेक्शन देता है कि उन्हें आगे अब क्या करना है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द फाइनल गोल, और जो कि अंतिम अगर हम कहें तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़ा अनिवार्य होता है। सो दैट इज द डायरेक्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट यहां से आगे चलते हैं, बात करते हैं सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग। सीओ समन्वय करना, ठीक है। सो दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द इंटररिलेटिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्क। कार्य के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य, एक काम को दूसरे काम के साथ में जोड़ना, क्योंकि एक अगर हम कहें तो यूनिट यानी कि इकाई या एक डिपार्टमेंट, एक विभाग जो इस संगठन के अंतर्गत है, उसके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम ही अगले आने वाले डिपार्टमेंट या इकाई के लिए आगत का काम करता है, यानी कि उसको काम तभी मिलेगा। और यही कारण है कि आपस में एक दूसरे के साथ में तालमेल करना, synchronizing the efforts is very much important. The function we call as the coordination. Clear? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर, दैट स्टैंड्स फॉर द रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्टिंग। जैसे मैंने आपसे कहा, दैट इज कीपिंग ऑफ इन्फॉर्म्ड दोज whom the executive the responsible to what is going on, क्या चल रहा है। बेसिकली कहें तो ये उन लोगों को सूचित करना जिनके लिए कार्यपालिका जिम्मेदार है। क्या हो रहा है इसकी सारी जानकारी उन्हें रिपोर्टिंग के माध्यम से दी जाती है। रिपोर्टिंग इज नॉट ओनली डन आफ्टर द परफॉर्मिंग ऑन फंक्शंस, यानी कि प्रतिवेदन की बात करते हैं, रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो पूरे कार्य को समाप्त कर देने के पश्चात ही रिपोर्टिंग की जाती है, ऐसा नहीं है, बल्कि निरंतर इसको प्रदान किया जाता है, ताकि किसी भी चरण में, किसी भी स्टेप में अगर कोई मिस्टेक्स हो, कई प्रकार की गलतियां हो जाए, तो उन त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इमीडिएटली। दिस इंक्लूड्स द कीपिंग वन सेल्फ एंड द वन सबऑर्डिनेट इन्फॉर्म थ्रू द रिकॉर्ड्स, रिसर्च एंड इंस्पेक्शन। इसमें खुद को, अपने अधीनस्थों को रिकॉर्ड, शोध और निरीक्षण के माध्यम से सूचित करना शामिल रखा जाता है। सो दैट इज एक्चुअली द आर, एंड फाइनली एट द एंड एक्चुअली अंततः हमारे पास में छठवां के आद में यहां पर बात आती है द सेवंथ एलिमेंट और द फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन का सातवां कार्य। जैसे मैंने समझाया, बी स्टैंड्स फॉर द बजटिंग। बजटिंग का मतलब होता है all that goes with the budgeting in the form of the fiscal planning, accounting and control, यानी कि राजकोषीय योजना, लेखा, नियंत्रण के रूप में बजट के साथ शामिल किया जाता है। हर वो चीज जो वित्त से संबंधित है बजट में शामिल हो जाता है। हालांकि आगे आने वाले सब्सिक्वेंट क्लासेस में बजट क्या है, बजटिंग क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है, इन सब पर हमारी बातें काफी डिटेल में होंगी। ओके, सो ये क्या है, दिस ऑल एक्चुअली वी हैव डिस्कस अंडर द पोस्ट कॉर्प। ओके, ये है कुल मिलाकर के हमारे पास में 7 कार्य जो यहां पर एक प्रशासक के द्वारा किए जाना है, जिनकी विशेषता और जिनके बारे में हमने बात की। लेकिन जैसे मैंने अपनी शुरुआत की, हमने कहा कि स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का क्षेत्र। इस लोक प्रशासन के क्षेत्र को देखने के 2 दृष्टिकोण है हमारे पास में। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण हमको बताता है कि ये तकनीक है। उन तकनीक की बात की जाए तो जहां जहां प्रशासन है और प्रशासन में जहां जहां पोस्ट कॉर्प तकनीक को अपनाया जाता है, वहां वहां तक लोक प्रशासन के क्षेत्र का विस्तार है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ये एक दृष्टिकोण केवल एक पक्षीय है, एक तरीका है, एक तरफ से देखने का नजरिया है। इसको दूसरे पक्ष से भी देखना जरूरी है। इट मस्ट बी लुक इनटू द फ्रॉम सेकंड फैसेट और द एस्पेक्ट्स, दैट इज वी कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर व्यू, जिसे हम विषय सामग्री दृष्टिकोण कहते हैं। चलिए तो बात करते हैं विषय सामग्री दृष्टिकोण क्या है। तो मैं एक्चुअली आपको बड़ा सिंपली बता देता हूं। सब्जेक्ट मैटर का मतलब अगर मैं कहूं, विषय सामग्री मतलब संगठन का आधार,
That is what the basis of the organization. So basically one organization is different from the another organization. Very simple. एक संगठन दूसरे संगठन से भिन्न होता है. क्यों? क्योंकि इसके उद्देश्य और इसके द्वारा जिस प्रकार के आधार पर कार्य किया जाता है वो आधार अलग अलग हैं. जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं. ये है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक एग्जांपल. ये है रक्षा मंत्रालय और दूसरा है द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी कि विदेश मंत्रालय. सो बेसिकली अगर मैं कहूं तो यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, रक्षा के लिए जो विषय सामग्री है बिल्कुल अलग होती हैं और विदेश के लिए जो विदेश सामग्री होंगी वो अलग अलग होंगी. इज इट क्लियर? सो बेसिकली यहां पर बात यह आती है कि दरअसल सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या कहता है, वो ये कहता है कि पोस्ट कॉर जो तकनीक है इसकी थोड़ी सी आलोचना की है लेकिन विषय सामग्री को महत्व भी दिया. कैसे? तो यहां पर अपन बात करते हैं. लेट्स सी हियर विद द रनिंग मैटर. तो यहां पर बात की जाती है, सुनिएगा जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है. पोस्ट कॉर्प जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. व्यू एडवोकेट्स दैट द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम इन ऑल द एजेंसीज रिगार्डलेस ऑफ द पेक्यूलियर नेचर ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म. पोस्ट कॉर्प का मानना है कि प्रशासन की समस्याएं सभी एजेंसी में एक समान होती है, भले ही उनके द्वारा की जाने वाले कार्यों की प्रकृति कुछ भी हो. क्लियर है? सो बेसिकली इससे पहले मैंने आपको यहां पर एक सेशन लिया था जिसमें मैंने बात की थी नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन की प्रकृति, जहां पर मैंने संगठन को समझाया था. सो प्लीज एक बार एक्चुअली उस सीडी को आप रेफर करेंगे तो काफी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. ओके, इसकी लिंक एक्चुअली मैं इसी वीडियो के साथ में शेयर कर रहा हूं, ऊपर देख सकते हैं. चलिएगा प्लीज. सो बेसिकली मैंने आपसे कहा कि पोस्ट कॉर्प व्यू, यहां पर क्या होता है पोस्ट कॉर्प, क्योंकि प्रशासन और मैनेजमेंट प्रबंधन का काम है और वो कहते हैं कि प्रबंधन का कार्य प्रत्येक प्रकार के संगठन में एक जैसा होता है. Is it clear? Let's see here. Thus, it overlooks the fact that different administrative agencies are placed with their different problems. इस प्रकार से यह इस तथ्य की अनदेखी कर देता है कि विभिन्न प्रशासनिक एजेंसियों को विभिन्न समस्याओं के साथ रखा गया है. ओके, तो अगर हम कहें तो यहां पर क्या होती है, प्रशासनिक संगठन, हर प्रशासनिक संगठन की अपनी समस्याएं हैं, अपने मुद्दे हैं. ओके, और उनके अपने मुद्दे, अपने समस्याओं को सुलझाने का अपना खुद का एक पोस्ट कॉर्प है. सुनिएगा जरा, यहां पर बात करते हैं. So the post corp presently only the tool of the administration, whereas substances of the administration is something different. Post corp केवल प्रशासन के उपकरणों को प्रस्तुत करता है, जबकि प्रशासन का सार या उसकी सामग्री बिल्कुल अलग होती है. Is it clear? तो यहां पर क्या है, सो बेसिकली बड़े सिंपल सी बात है. इसके यहां पर कहते हैं कि पोस्ट कॉर्प क्या है, उपकरण है. उपकरण का मतलब बड़ा सिंपल सी बात है, ये अगर हम कहें तो दैट्स लाइक द हैमर, देयर इज व्हाट द पेचकस, मतलब जिस तरीके से एक पेचकस के रूप में है, ये अगर हम कहें तो हथौड़ी के रूप में है. समझ रहे हैं? तो ये क्या है, इस प्रकार के यहां पर हमारे पास पोस्ट कॉर्प है. कील ठोकना है तो हथौड़ी का काम होगा, लेकिन अगर स्क्रू को कसना है तो पेचकस का काम होगा. स्क्रू को कसने के लिए हथौड़ी का उपयोग नहीं हो सकता और कील को ठोकने के लिए पेचकस नहीं लगाया जा सकता. सो बेसिकली यहां पर यही बात हो रही है. तो यहां क्या हो रहा है भाई, आपके पास में कील है या फिर स्क्रू, समझ में आ रहा है? सो बेसिकली यहां पर कील है या स्क्रू, इस बात का निर्धारण करता है कि कौन सा पोस्ट कॉर्प, कौन सा टूल अप्लाई होगा. और यही समस्या सबसे बड़ी है कि दरअसल हम यहां पर इस बात को ध्यान दिए बिना कि वो कील है या स्क्रू, हम किसी भी प्रकार के उपकरण को उठा करके उस पर अप्लाई कर देते हैं और इस प्रकार से किया गया कार्य सही नहीं होता, हमारे अपेक्षा के अनुकूल नहीं होता. ये एक सबसे बड़ी समस्या है. Let's see here. The real core of administration is consist of the various service performed by the people, like the defense, health, agriculture, education, social security, etc. प्रशासन का वास्तविक केंद्र रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे लोगों के लिए की जाने वाली सेवाओं से बना होता है. मतलब हर एक संगठन में अलग अलग प्रकार के प्रशासनिक कृत्य किए जाते हैं. लेट्स सी नाउ, आगे बढ़ता हूं मैं. These services have their own specialized techniques which are not covered by the common post corp technique. Is it clear? इन सेवाओं की अपनी विशिष्ट तकनीकें हैं जो सामान्य पोस्ट कॉर्प तकनीक के द्वारा कवर नहीं की जाती. वही मैंने बात की, कील को पेचकस से नहीं ठोका जा सकता, बड़ा सिंपल है, और स्क्रू को हथौड़ी से नहीं कसा जा सकता. और यही कारण है कि हर एक विषय सामग्री का, हर एक सब्जेक्ट मैटर का अपना एक पोस्ट कॉर्प टेक्निक है जो उसको वहां पर अप्लाई करना होगा. और यही चीज यहां पर बताया जाने का प्रयास है. इन अदर वर्ड्स, यानी कि अन्य शब्दों में बात की जाए, सो ईच एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी हैज इट्स ओन लोकल पोस्ट कॉर्प बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर विद विच इट इज कंसर्न. प्रत्येक प्रशासनिक एजेंसी का अपना एक स्थानीय पोस्ट कॉर्प होता है क्योंकि यह उस विषय से संबंधित है. क्लियर है? तो यहां पर सब्जेक्ट मैटर भी इस तरीके से बात करता है. आई एम जस्ट कंटिन्यू हियर. सो फर्दर, गुलिक्स कॉमन पोस्ट कॉर्प टेक्निक आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. सो यहां पर बात की जाती है कि आगे यदि बात की जाए तो यहां पर गुलिक की जो सामान्य पोस्ट कॉर्प तकनीक भी जो हम बात करें
तो प्रशासन की विषय वस्तु से प्रभावित होती है। पोस्टकॉप तकनीक हर जगह पर एक ही, अगर हम कहते हैं, सीमा और ताकत से उपयोग नहीं की जाती, अलग अलग सीमा और अलग अलग ताकत से अगर हम कहें तो इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि विषय सामग्री विशेष है। ओके, मतलब बड़ा सिंपल है, लोहार का हथौड़ा, सुनार का हथौड़ा, दोनों में डिफरेंस है। लेट्स सी हियर, thus the postcard view is technique oriented rather than subject-oriented. Is it clear? That is, it ignores the essential elements involved in the public administration, namely the knowledge of the subject matter. इस प्रकार पोस्टकॉप दृष्टिकोण विषय उन्मुख के बजाय तकनीकी उन्मुख ज्यादा होता है, क्योंकि यह तो बात कर सकते हैं तो लोक प्रशासन में शामिल आवश्यक तत्व अर्थात विषय वस्तु के ज्ञान की उपेक्षा कर देता है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसको तो उठाना है, हथौड़ा है, ठोकने का काम है, ठोक दो किसी को भी। स्क्रू क्या करता है भाई, इसको कसने का काम है, तो पेचकस से क्या करना है, कस दो, कुछ भी मिल जाए कस दो। सो बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि यहां पर विषय सामग्री क्या है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, सब्जेक्ट मैटर ये बोलता है, और यहां कहता है कि नहीं, केवल पोस्टकॉप नहीं बल्कि विषय वस्तु को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेट्स सी हियर, आगे बात करता हूं। Hence, the subject matter view of the scope of public administration arose. Okay, it lays emphasis on the services rendered and the functions performed by an administrative agency. इसलिए लोक प्रशासन के दायरे का विषय वस्तु दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ और यह प्रदान की गई सेवाओं और प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों पर जोर देता है। ओके, क्या कार्य किए जा रहे हैं पहले ये तो देखो, उसके अनुसार फिर यहां पर उपकरणों को लागू किया जाए। So it advocates that substantive problems of an agency depends upon the subject matter, that is the services that provided, the functions that performed, with which it is concerned. इस बात की वकालत करता है कि किसी एजेंसी की वास्तविक समस्याएं उस विषय वस्तु यानी कि वो कौन सी सेवाएं दे रहा है, किस प्रकार के कार्य कर रहा है, ये उस पर निर्भर करता है जिससे वह संबंधित है। ओके, और यही चीज हमारे पास में हमें देखने को मिलता है। सो लुक हियर, therefore the public administration should study not only the techniques of the administration but also the substantive concern the administration. इसलिए लोक प्रशासन को न केवल तकनीकी का अध्ययन करना चाहिए बल्कि प्रशासन के वास्तविक सरोकारों का अध्ययन करना भी आवश्यक है कि आखिर उसकी विषय सामग्री क्या है, उसके अनुसार उस पर कार्य किया जाए। However, the postcard view and the subject matter view are not mutually exclusive बट कंप्लीमेंट्री टू द ईच अदर। हालांकि पोस्टकॉप दृष्टिकोण और विषय वस्तु दृष्टिकोण परस्पर अनन्य नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। कहने का मतलब है पोस्टकॉप व्यू एंड सब्जेक्ट मैटर व्यू, बोथ ऑफ देम आर नॉट डिफरेंट, वर्क्स नॉट सेपरेटली इन आइसोलेशन बट दे आर सप्लीमेंटेड टू द ईच अदर। व्हेन वन कम्स द सेकंड मस्ट बी एसोसिएटेड। मतलब यहां पर पोस्टकॉप और यहां पर विषय सामग्री दृष्टिकोण जो है एक दूसरे की विपरीत अवधारणाएं नहीं है, ये निर्वात में कार्य नहीं करते हैं, वो अपने स्तर पर काम नहीं करते हैं, बल्कि एक अगर होगा तो दूसरा सहसंबंध में आ ही जाएगा और आपस में एक दूसरे के अनुपूरक के रूप में कार्य करते हैं। ये किस प्रकार से है तो कुल मिलाकर समझिएगा कि दोनों एक दूसरे के साथ जब तक नहीं मिलेंगे कार्य पूरा नहीं होगा। क्यों, सुनिएगा जरा। Together constitute the proper scope of the study of public administration. Thus the Louis Merriam said public administration is an instrument with the two blades like a pair of the scissor. और वे एक साथ लोक प्रशासन के अध्ययन के उचित दायरे का गठन करते हैं जब तक दोनों एक साथ न मिले। और इस प्रकार लुईस मरियम ने कहा है लोक प्रशासन कैंची की एक ऐसी जोड़ी की दो ब्लेडों वाला उपकरण है जिसमें यहां पर आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ करके काम करता है। ये किस तरीके से है, सो लेट्स सी हियर। यहां पर एक्चुअली लुईस मरियम थोड़ी आगे बात करती हैं। One blade may be knowledge of the field covered by the postcop and the other blade is knowledge of the subject matter in which these techniques are applied. Both blades must be good to make an effective tool. एक ब्लेड पोस्टकॉप को कवर करता है और क्षेत्रों को ज्ञान दे देता है और दूसरा ब्लेड जो है विषय वस्तु ज्ञान को बताता है जिसमें इन तकनीकों को लागू किया जाता है। प्रभावी उपकरण बनाने के लिए दोनों ब्लेड अच्छे होने चाहिए। जिस तरीके से यहां पर सीजर या कैंची की बात की जा रही है, कहते हैं कि ये कैंची पूरी तभी होगी जब यहां पर दोनों ब्लेड आपस में मिलेंगे। एक अकेला ब्लेड काम नहीं करता, जिसमें से एक ब्लेड है पोस्टकॉप का तो दूसरा ब्लेड है सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय सामग्री का। और दोनों जब तक ब्लेड एक साथ नहीं मिलेंगे कैंची अपने आप में पूरी नहीं होगी, यानी कि संगठन अपने आप में पूरा नहीं हो सकता, लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र पूरा नहीं हो सकता। सो बेसिकली इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कैरी ऑन एंड जस्ट डू स्टडी द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द टू व्यूज, यानी कि दो दृष्टिकोण से लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को समझने का कार्य होता है। सो रियली वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, यानी कि सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार और मैं कहना चाहूंगा ओके, और एक्चुअली आपसे बोलना चाहूंगा कि इजीली एग्जाम क्रैक
इसलिए एग्जाम प्रेप को अगर अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है आप लोगों से फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर यहां पर एक्चुअली आज का सेशन में यहां पर स्टॉप करता हूं, मुलाकात होती है फिर अगले सेशन में एक जबरदस्त तरीके के वाकई में टॉपिक के साथ। ओके, तो जुड़े रहेगा, मिले रहेगा और एक्चुअली लाइक और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।